माई सेल्फ विक्रांत शाही, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली और कुछ टॉपिक्स जो रह गए थे पढ़ने के लिए वो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती है, उसके बारे में मैंने बताया था, और उसके प्रीवियस हम लोगों ने देखा था बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। उसी टॉपिक को पढ़ाते हुए मैंने आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के बारे में बताया था कि वो जानवर या वो प्लांट्स या एनिमल्स जो आज की डेट में हमारे पास नहीं है, जो बिल्कुल क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट कहते हैं। तो उसी को मैंने बोला था आपको कि आगे की क्लासेस में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आज की क्लास में मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। और आज हम लोग बहुत सारे और भी स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से उनकी लाइफ जो है वो कंजर्वेशन ना करने की वजह से उनकी लाइफ जो है वो डेंजर में आ गई है, और कुछ की लाइफ क्या हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, यानी उनकी स्पीसीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक आज का जो है हमको पढ़ना वो क्या है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। अब ये रेड डाटा बुक क्या होती है? अब किताब लिखा हो तो इसका मतलब एक किताब होती होगी। अब रेड डाटा है तो इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले रेड डाटा बुक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या, इसको बनाता कौन है, और ये किस चीज़ के बारे में, ये बुक किस चीज़ के बारे में। रेड डाटा बुक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, एक यूनियन है, किसका? इंटरनेशनल यूनियन है कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए, ठीक है। ये क्या करता है? इट मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। It maintains a record of all the endangered animals and plant in the world and calls it Red Data Book। तो ये एक तरह की संस्था, एक तरह का यूनियन है जो कि क्या करता है, एक लिस्ट मेंटेन करता है पूरी दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स और जितने भी जानवर जिनकी जान क्या हो खतरे में, उसकी एक पूरी लिस्ट मेंटेन करता है, ठीक। और इसी लिस्ट को जो मेंटेन किया हुआ जो किताब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक को कौन बनाता है? IUCN। IUCN। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब ये जो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, ठीक है, ये एक संस्था है। ये क्या करती है? ये एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है उन इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स की। तो ये क्या करती है? इट मेंटेन्स अ रिकॉर्ड, इट मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल, और इसी लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। तो ये जो लिस्ट मेंटेन करती है हमारी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी आपके जानवर हैं, जितने भी आपके प्लांट्स हैं जिनकी लाइफ क्या है, इंडेंजर्ड है, ठीक है, उसकी एक लिस्ट मेंटेन करती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। इट मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज़। तो जो भी प्लांट या एनिमल की स्पीसीज़ जो क्या है, जिनकी लाइफ खतरे में है, जिनकी लाइफ डेंजर में है, उसी का रिकॉर्ड मेंटेन करता है ये रेड डाटा बुक। India also maintain its own data which keeps a record of endangered plants and animals found in India। उसी तरीके से वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो ये हमारा IUCN करता है। उसी तरीके से सारी कंट्रीज़ भी अपने कंट्री के अंदर आने वाले जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनकी भी लिस्ट मेंटेन करती है, जिनकी लाइफ क्या होती है, इंडेंजर्ड होती है, जिनकी लाइफ डेंजर में होती है। तो उसी तरीके से इंडिया भी क्या करता है, अपना खुद का डाटा मेंटेन करता है, जिसमें वो रिकॉर्ड रखता है उन इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, ठीक। इसके अलावा एक रेड लिस्ट भी होती है। ये रेड लिस्ट किस चीज़ की होती है, इसको समझ लीजिए। देयर इज अ रेड लिस्ट टू विच इज़ नोन एज IUCN रेड लिस्ट। ये IUCN रेड लिस्ट क्या होता है? IUCN रेड लिस्ट, एक रेड लिस्ट का नाम मैंने अभी आपको बोला है कि एक रेड लिस्ट भी होती है। ये भी कौन मेंटेन करता है? ये भी आपका IUCN ही मेंटेन करता है। और ये रेड लिस्ट किसकी होती है? It is known as IUCN Red List of Threatened Species or IUCN Red List which classified all known plants and animal species into 9 groups। तो ये IUCN रेड लिस्ट जो होती है, ठीक है, ये IUCN के द्वारा बनाए जाने वाले जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, ठीक है, उसी की कैटेगरीज है, जिनको हम लोग 9 ग्रुप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये जो रेड लिस्ट होती है इसके अंदर आपको 9 कैटेगरीज मिलती है, यानी 9 डिफरेंट कैटेगरीज में आप उन स्पीसीज़ को रखते हैं जिनकी लाइफ क्या है, थ्रेटेंड है, और whose lives are endangered, यानी जिसकी लाइफ किस पे हो, डेंजर में, या जो थ्रेटेंड स्पीसीज है जिनकी लाइफ अबाउट टू एक्सटिंक्ट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इन डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं। तो टोटल ऐसे कितने रेड लिस्ट के अंदर कितनी कैटेगरीज है? देयर आर टोटल 9 ग्रुप्स।
IUCN रेड लिस्ट विच क्लासिफाइड ऑल्सो नो प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इनटू 9 ग्रुप्स। ये टोटल हमारे कितने 9 ग्रुप्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं। रेड लिस्ट जो हमारी टोटल 9 ग्रुप्स में कैटेगराइज है, ठीक। इसमें अलग अलग एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 ग्रुप्स के बारे में। सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है वो कौन सा है, एक्सटिंक्ट, EXTINCT, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर एक्सटिंक्ट की बात करते हैं तो जो वो जानवर या वो प्लांट्स जो बिल्कुल आज की डेट में क्या हो चुका है, खत्म हो चुके हैं, यानी जो विलुप्त हो चुके हैं, जो आज की डेट में हमको देखने को नहीं मिलते हैं। नो नोन इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज इज अलाइव, यानी आज की डेट में उस इंडिविजुअल स्पीसीज की कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी जानवर या कोई भी प्लांट आज की डेट पे आपकी धरती पे जिंदा नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट। इसकी डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नो नोन individual of the species is alive, यानी आज की डेट में अर्थ पे, आपके धरती पे अगर इस प्रजाति का एक भी जानवर या एक भी प्लांट जीवित नहीं है, यानी जिसको आप आज की डेट में नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं, ठीक। इसके बाद से हमारा जो सेकंड ग्रुप है वो क्या है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ये हमारा सेकंड ग्रुप है, किसके अंडर में हम लोग पढ़ रहे हैं, रेड लिस्ट के अंडर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, रेड लिस्ट के अंडर में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब क्या होता है, नो नोन इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज इन द वाइल्डरनेस दे एग्जिस्ट ओनली इन द कैप्टिविटी। तो यानी इसी तरीके से जो भी जितने भी आपके वाइल्ड एनिमल्स हो गए या वाइल्ड प्लांट्स हो गए, अगर उनकी भी स्पीसीज के एक भी इंडिविजुअल को अलाइव हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तो इसकी डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नो नोन इंडिविजुअल of the species in the wilderness, यानी कोई भी जंगली जानवर या फिर कोई भी जंगली प्लांट जो आज की डेट में जिसकी वास्तविकता ना हो, जो आज की डेट में मौजूद नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। जो थर्ड हमारा ग्रुप है वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसको सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होते हैं, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो स्पीसीज होते हैं दैट आर एक्सट्रीम बाई हाई रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट इन द वाइल्डरनेस। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड उन स्पीसीज को कहते हैं जो हाईली, जिनकी लाइफ क्या होती है, हाईली डेंजर में होती है, अबाउट टू एक्सटिंक्ट होते हैं, जो बहुत जल्द ही विलुप्त होने की कगार पे होते हैं, जिनकी संख्या इतनी कम होती है कि जल्दी अगर उनको कंजर्व नहीं किया गया, बचाया नहीं गया, तो आगे चल के वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इसकी डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, species that are at extreme by high risk of being extinct in the wilderness, यानी किसी भी तरह का प्लांट हो, किसी भी तरह का जानवर हो या उसका कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, तो अगर वो क्या हो, खत्म होने की कागार पे, अगर उसको कंजर्व नहीं किया गया, उसको नहीं बचाया गया, तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी जिसकी लाइफ जो होती है वो हाईली क्या होती है, हाई रिस्क पे होती है, अबाउट टू एक्सटिंक्ट होते हैं, मतलब अगर उनको कंजर्व नहीं किया गया तो बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो क्या है, फोर्थ ग्रुप, इंडेंजर्ड क्या होते हैं। तो इंडेंजर्ड सबसे पहले समझिए, स्पीसीज दैट आर हाई रिस्क ऑफ बीइंग इंडेंजर्ड इन द वाइल्डरनेस, यानी वो स्पीसीज जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जाने वाली है, ठीक है, और इंडेंजर्ड के बाद वो किसी कैटेगरी में चले जाती है, एक्सटिंक्ट के। तो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आने वाली स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, जो हाई रिस्क पे होती है इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीसीज दैट are at high risk of being endangered in the wilderness,
यानी वो स्पीसीज, वो चाहे जानवर की भी हो सकती है, चाहे वो प्लांट की भी हो सकती है, ठीक, जिसकी लाइफ क्या हो, इंडेंजर्ड में हो, जिसकी लाइफ खतरे में हो, जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आने के हाई रिस्क पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप है, वो क्या है, थ्रेटेंड स्पीसीज। हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो क्या है, नियर थ्रेटेंड स्पीसीज, नियर थ्रेटेंड, THREATENED, नियर थ्रेटेंड। तो नियर थ्रेटेंड स्पीसीज क्या होते हैं, इसको समझ लीजिए। स्पीसीज दैट आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, यानी ऐसी स्पीसीज जो आगे कभी भविष्य में क्या हो जाए, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में चली जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नियर थ्रेटेंड। जो अबाउट टू इंडेंजर्ड हो, मतलब जिसकी लाइफ क्या हो रहा है, धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो रही है, और आपको लग रहा है कि उनकी लाइफ अब क्या है, डेंजर्ड में, इन फ्यूचर वो नियर फ्यूचर में आप उनको नहीं देख सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, नियर थ्रेटेंड। तो इसकी भी डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। species that are likely to become endangered in the near future, तो वो स्पीसीज जो क्या हो, नियर फ्यूचर में आपको ऐसा लगता हो कि वो इंडेंजर्ड होने वाली है, जिनकी लाइफ खतरे में है, नियर फ्यूचर में उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने वाली है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड। मतलब जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जाने वाले हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियर थ्रेटेंड बोलेंगे, ठीक। अब इसके बाद से हमारे अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है लीस्ट कंसर्न। चलिए, तो लीस्ट कंसर्न स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज विच आर फाउंड इन अबंडेंस एंड इज नॉट एट रिस्क। तो ऐसी स्पीसीज जो एबंडेंस पे पाई जाती है, जो खाली जगहों पे पाई जाती है, जिनकी लाइफ रिस्क पे नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट कंसर्न मतलब जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट कंसर्न। स्पीसीज विच आर फाउंड in abundance and is not at risk, यानी ऐसे जानवर या ऐसे प्लांट्स की कैटेगरीज या ऐसी स्पीसीज जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी संख्या कम हो रही है, नियर फ्यूचर में उनकी संख्या कम हो जाएगी, यानी जो अमाउंट पर्याप्त हो, जिनकी कैटेगरी मतलब जिनका जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या हो, पर्याप्त हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट कंसर्न। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या था हमारा, डाटा डिफिशिएंट। इसको मैं रब कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा डिफिशिएंट। आई होप ये सारा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको रब कर देते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने कौन कौन सा पढ़ लिया, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब मैं आपको क्या बताना हूँ, सेवन्थ नंबर। तो सेवन्थ नंबर का जो हमारा ग्रुप है वो क्या है, डाटा डिफिशिएंट। डिफिशिएंट का मतलब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट कॉजेज डिफरेंट डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स। तो डिफिशिएंट का मतलब होता है कमी। तो डाटा डिफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, ऐसे जानवर या ऐसे प्लांट या ऐसी उनकी स्पीसीज जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा डिफिशिएंट। स्पीसीज अबाउट विच वी डू नॉट हैव इनफ डाटा टू एसेस इट्स एक्सटिंक्शन रिस्क, यानी ऐसी कुछ स्पीसीज हैं प्लांट्स के और एनिमल्स की जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डाटा हमारे पास इकट्ठा नहीं हो पाया है। जैसे मैंने बताया था रेड डाटा बुक, तो ये रेड डाटा बुक क्या होती है, प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं उनकी लिस्ट होती है, ठीक है। उनके बारे में क्या होता है, काउंट होता है कि कितने वो पॉपुलेशन में है या कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक। तो ऐसे कुछ स्पीसीज भी हैं जिनके बारे में कोई डाटा ही नहीं मिलता हम लोगों को, तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग किस पे रख देते हैं, डाटा डिफिशिएंट स्पीसीज, यानी जिनके बारे में हम लोग को पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ इंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, या अबाउट टू एक्सटिंक्ट है, या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा डिफिशिएंट। तो स्पीसीज अबाउट विच we do not have enough data to assess its extinction risk,
यानी वो स्पीसीज जिसके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा ना हो, जिससे हम ये जान पाएँ कि उनका लाइफ जो है वो एक्सटिंक्शन रिस्क पे है या नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा डिफिशिएंट। ठीक, इसके बाद से हमारी जो अगली कैटेगरी है वो क्या होगी, हमारी जो अगली कैटेगरी है 8 नंबर, वो क्या है, नॉट इवेल्युएटेड। नॉट इवेल्युएटेड, नॉट इवेल्युएटेड यानी वो जानवर या वो प्लांट्स की स्पीसीज जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया कि वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, थ्रेटन की कैटेगरी में, या उनके बारे में कभी कोई कंसर्न दिखाया नहीं गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉट इवेल्युएटेड। स्पीसीज विच हैज़ नॉट बीन येट इवेल्युएटेड ऑन द क्राइटेरिया एडॉप्टेड बाय द IUCN। तो ये जो आपका IUCN है, ये भी क्या होता है, क्राइटेरिया रखता है कि किन प्लांट की स्पीसीज या किन जानवर की स्पीसीज का हमको क्या रखना है, डाटा कलेक्ट करना है या डाटा रखना है। तो अगर उसकी क्राइटेरिया के हिसाब से बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो उसकी क्राइटेरिया पे नहीं होती है, तो इसलिए उसके बारे में उसके बाद कोई डिटेल नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉट इवेल्युएटेड स्पीसीज। तो इसकी डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्पीसीज which has not yet been evaluated on the criteria adopted by IUCN। यानी वो स्पीसीज जिनके बारे में कभी कोई खोजबीन नहीं की गई, जिनके बारे में कभी कोई डाटा इकट्ठा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि IUCN की क्राइटेरिया पे वो नहीं आते थे, तो इसीलिए उनके बारे में कभी सोचा नहीं गया, कभी कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया गया, तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, नॉट इवेल्युएटेड स्पीसीज बोलते हैं। तो इस पर मैंने टोटल आपको बोला था कितने ग्रुप्स के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं, दे आर टोटल 9 ग्रुप्स। तो इस पर सबसे पहले मैंने आपको एक्सटिंक्ट के बारे में बताया था, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड, और लिस्ट कंसर्न, डाटा डिफिशिएंट, नॉट इवेल्युएटेड, और कुछ और भी जो होते हैं वो किसकी कैटेगरी में हम लोग, जो बाकी की जो स्पीसीज होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज। थ्रेटेंड स्पीसीज, तो ये थ्रेटेंड स्पीसीज क्या होती है इसको समझ लीजिए। स्पीसीज दैट फॉल इन द क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल कैटेगरीज आर आल्सो रेफर्ड टू एज थ्रेटेंड स्पीसीज। तो नियर थ्रेटेंड स्पीसीज के कैटेगरी में जो जानवर जाते हैं, या जो उस ग्रुप के अंदर जो प्लांट की स्पीसीज आती है, एनिमल्स की स्पीसीज आती हैं, ठीक, या जो इंडेंजर्ड की स्पीसीज में आती है, या वल्नरेबल की स्पीसीज जो आती है उस ग्रुप में आती है, तो इन सबको मिला के भी हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज। तो कौन कौन से ग्रुप में, इसकी भी डिफिनेशन लिख देता हूँ मैं। स्पीसीज that fall in the critically species that fall in the critically endangered and vulnerable also comes in the category of थ्रेटेंड स्पीसीज। तो थ्रेटेंड स्पीसीज की कैटेगरी में सारे एनिमल्स आ जाते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज। चलिए, तो थ्रेटेंड स्पीसीज क्या होती है, यानी वो स्पीसीज प्लांट्स की या एनिमल्स की जो किसकी कैटेगरी में आती हो, इंडेंजर्ड की आती हो, नियर इंडेंजर्ड की, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की, वल्नरेबल की, तो इन सबको ओवरऑल टोटल मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज बोल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ा। ठीक, रेड डाटा बुक क्या होता है, तो मैंने बताया था IUCN एक संस्था है जो क्या करती है, सारे जितने भी हमारे जानवर हैं, ठीक है, और जो प्लांट्स हैं जिनको कंजर्वेशन की जरूरत है, उसके बारे में एक डाटा लिस्ट तैयार करती है, पूरी बुक मेंटेन करती है, उसके बारे में सारा डाटा दिया होता है सारे जानवरों और प्लांट्स के बारे में। ठीक, और उसके अंदर टोटल रेड डाटा लिस्ट के अंदर टोटल 9 ग्रुप्स रहते हैं, जिनके अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्लांट्स की स्पीसीज को कैटेगराइज किया जाता है, जो जिस कैटेगरी में या जो जिस ग्रुप में आता है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या हम लोग को पढ़ना। तो सबसे पहले मैं रब कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट होता है तो ऑफ कोर्स वो पूछ ले, कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करके पूछ सकता है, नंबर है मेरा, उस पर व्हाट्सएप कर सकता है।
तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। कंजर्वेशन से स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है, और किस चीज़ का कंजर्वेशन करना है। इसका मैंने बताया था कि आपको किसको कंजर्व करना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, आपके वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, जितने भी आपके प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, उसके रीजंस क्या होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद से, ठीक है, 3 क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आने चाहिए और इसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस 3 क्वेश्चन को मैं आपको लिखता हूँ और आप सोचिए कि ये 3 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, उसका जवाब क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट? व्हाई डू एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट? Why do animals become extinct? जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो है, Why do we need to conserve animals? Why do we need to conserve animals? Why do we need to conserve animals? And the last question is, what do we mean by an ecosystem? What do we mean by an ecosystem? तो ये 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाई डू एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट? तो क्यों जानवर जो है हमारे धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। फिर सेकंड था, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व एनिमल्स? और इन जानवरों को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाई एन इकोसिस्टम? तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है। अभी 1-2 टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए, जो कि था माइग्रेशन है, ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर है। तो ये 2 टॉपिक्स रह गए, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में या अगली क्लास में आपको बताऊंगा। बट ओवरऑल अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा, तो आई होप इन 3 क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। तो यही 3 क्वेश्चंस आज की डेट के लिए आपका क्या है, होमवर्क है। इसको आप कंप्लीट करेंगे और मेरे पास आप सेंड करेंगे। मैं इंडिविजुअली सबका आंसर चेक करूँगा कि किसने क्या लिख के मुझे भेजा है, ठीक। और कल की क्लास में हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक, तो सबसे पहले इन 3 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है। और यही आपका आज का होमवर्क है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।